मोदी सरकार ने पीएफआई के ऊपर बैन लगा दिया है। यह बैन 5 साल के लिए लगाया गया है और यह बैन तब लगाया गया जब देश की एक एजेंसी एनआईए और ईडी इन्होंने एक संयुक्त रूप से ये पीएफआई के ठिकानों पर जो रेड की थी और उसके बाद जो सबूत उनके हाथ लगे थे, उसके बाद जो गृह मंत्रालय में रिपोर्ट गई तो सबके होश उड़ गए। पीएफआई के इरादे थे कि इस भारत को देश की आजादी का जब 100 साल हो, देश 100वां जश्न आजादी का मनाने का विचार करे, तब इस देश के कई टुकड़े कर दिए जाएं। एक टुकड़ा विचार चल रहा था कि केरल को अलग से एक राज्य बना दिया जाए। इसी तरह उनका विचार था कि पश्चिम बंगाल और ये बिहार को बांग्लादेश में मिला दिया जाए और पंजाब उस खालिस्तान की मांग को करवा के, लेकिन उनका मंसूबा था कि पंजाब और हिमाचल और जम्मू और कश्मीर इसको पाकिस्तान में मिला दिया जाए और बचे हुए भाग पर ये कट्टरपंथी लोग जबरदस्ती तलवार के बल पर धर्मांतरण करें और उस पर अपना कब्जा हो। यानी जो भारत है उसके कई टुकड़े करने का विचार, प्लानिंग इनकी चल रही थी और उस प्लानिंग में कई तरह के संगठन इन्होंने बना रखे थे, जिसमें ताज्जुब की बात, जो सबसे चौंकाने वाली चीजें खुलकर सामने आई कि महिलाओं का एक विंग अलग से काम महिलाओं में कर रहा था, बच्चों का एक विंग बनाया हुआ था जो 15 साल से छोटी उम्र के बच्चों के बीच काम कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश करने का, जो कॉलेज गोइंग लड़के और लड़कियां हैं उनके अंदर कॉलेज में जाकर के वो काम कर रहा था, राजनीतिक दलों से पैठ बना करके राजनीति के नाम पर एसडीपीआई नाम का संगठन काम कर रहा था और इस तरह के 8 ब्रांचेज बना रखे थे। जब यह खुलासा हुआ, जब ये सबूत सामने आए और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई, तो गृह मंत्रालय अब इस गंभीरता को देख रहा था कि यदि इन पर अब प्रहार नहीं किया गया तो देश में कोई भी भयंकर स्थिति पैदा ये कभी भी कर सकते हैं। और हमने देखा है कि सीएए के विरोध के समय में जिस तरह से मुद्दा बनाया गया, किसी भारत के मुसलमान का उसमें नुकसान नहीं था, लेकिन किस तरह से आर्टिफिशियल मुद्दा बनाया गया और भारत के मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया। और उस समय आपको याद होगा तो शाहीन बाग में महिलाएं बैठी थी, दिल्ली की सड़क पर महिलाएं बैठी थी, लखनऊ में महिलाएं बैठी थी, जगह जगह महिलाओं का प्रदर्शन और उसमें बच्चों का भी इस्तेमाल हुआ था। यह बताता है कि जो सबूत एनआईए और ईडी के हाथ लगे हैं, ईडी का काम तो पैसे की जांच करना है, लेकिन जो एनआईए के हाथ जो सबूत लगे हैं वो जो कोर्ट में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जो गृह मंत्रालय में प्रस्तुत किए हैं, वो तस्दीक करते हैं इस बात की कि सीएए के विरोध के समय में देश के लोगों ने देखा है। और जब दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और यहां तक कि केरल जहां कम्युनिस्टों का शासन है, वहां तो हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि पीएफआई को बैन किया जाना चाहिए। केरल के अंदर कई हत्याओं में, कई हिंसा में पीएफआई का हाथ है। और ये मांग 2011 में भी उठी थी जब कांग्रेस की सरकार थी। मोदी तो 2014 में आए हैं। आज लालू प्रसाद यादव मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पीएफआई पर बैन क्यों किया गया, ये तो एक गला घोंटना है, ये तो एक सामाजिक संगठन है। लालू प्रसाद यादव को पीएफआई एक ऐसा संगठन दिखाई दे रहा है जो समाज की सेवा कर रहा है। और लालू प्रसाद यादव के बड़बोले बोल देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि अगर पीएफआई को बैन कर रहे हो तो आरएसएस को भी बैन करो। ये इन राजनीतिक दलों से इसके अलावा मुझे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ और शब्द बोलेंगे। और ताज्जुब देखिए कि इस देश की जांच एजेंसियों के पास, जिसमें रॉ है, आईबी है, सीबीआई है, इन सबके पास और एनआईए है, ये सबके पास जो सबूत हैं, कोर्ट मान रही है कि मामला गंभीर है, लेकिन ये राजनीतिक दल अपनी वोट बैंक राजनीति से ये करने से बाज नहीं आ रहे। ये आरएसएस को बैन की बात लालू प्रसाद नहीं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। एक ने भी ये नहीं कहा कि यदि
पीएफआई नाम से कोई संगठन है जिसमें आतंकवादी गतिविधि लिप्त होने का एनआईए के पास सबूत है कि वो सीरिया में आईएसआईएस के साथ वो ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, आतंकवाद की ट्रेनिंग, बम बनाने की ट्रेनिंग, आईईडी ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग, और वो देश के अंदर ये आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं। देश के कई दंगों में और कई हत्याओं में उनका हाथ है। केरल के अंदर अकेले 150 से अधिक हत्याओं में पीएफआई का हाथ है, बाकायदा नामदर्ज रिपोर्ट है। और इसलिए केरल के अंदर तो पीएफआई ने अपनी इकाई को भंग कर दिया। लेकिन ये जो लालू प्रसाद यादव टाइप के नेता हैं, ये जो कांग्रेस है, ये जो ओवैसी है, ओवैसी का तो मुझे समझ में आता है कि वो मुस्लिम है, मुसलमानों की राजनीति कर रहा है, लेकिन उनको भी आतंकवाद के मुद्दे पर कहना चाहिए कि ये सरकार का निर्णय नहीं है, ये देश की एजेंसियों का निर्णय है। उनकी रिपोर्ट है कि पीएफआई अपने कई संगठनों के नाम से देश विरोधी गतिविधि कर रहा था और 1947 में इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की नीयत से सारी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा था। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था और देश के अंदर गृह युद्ध हो उसकी तैयारी में था। एक पैरेलल सेना पीएफआई ने बनाई थी, जिसकी परेड हमने केरल में निकलती देखी, जिसकी परेड हमने राजस्थान में निकलती देखी। तो सवाल यह है कि सरकार को बैन करने का काम ये जो कहा गया एजेंसियों के द्वारा कहा गया, और मोदी सरकार ने जो फैसला पीएफआई को बैन करने का लिया है वो अपने मन से नहीं लिया कि साहब वो हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, इसलिए ऐसे संगठन को बैन कर दो ना। वो इसलिए लिया गया क्योंकि देश की एक सबसे ऑथेंटिक अगर एजेंसी है, प्रभावी एजेंसी है एनआईए, और उसको बनाया भी कांग्रेस ने, यह भी ध्यान रखना चाहिए। उसका गठन हुआ एनआईए का कांग्रेस के टाइम में, मोदी ने उसको और ताकतवर बनाया और उस एजेंसी ने कहा कि बैन करो। तो आतंकवादियों से संबंध पाने के कारण किसी संगठन को बैन किया गया, तो देश के सभी राजनीतिक दलों को एक स्वागत करना चाहिए था कि जो हम मांग कर रहे थे मोदी सरकार ने हमारी बात मान ली। क्योंकि आपको बताऊं कि जब भी कभी कोई घटना होती थी और उस राज्य से यह एंगल आता था कि फला जगह दंगे हुए, पीएफआई का हाथ है, फला व्यक्ति की हत्या हुई, पीएफआई का हाथ है, तो ये सारे विपक्षी, कांग्रेस, समाजवादी, लालू, ये सारे लोग, बल्कि ओवैसी भी टीवी पर बैठकर बोलते थे कि यदि पीएफआई वालों ने ये हत्या करवाई है, ये दिल्ली का दंगा पीएफआई के हाथ से हुआ है, वो पीछे था इसके, तब फिर बीजेपी केंद्र में है, मोदी को बैठे हुए तो 8 साल हो गए, ये बैन क्यों नहीं करते? ये बैन करें ना, चैलेंज करते थे। लेकिन आज जब मोदी सरकार ने ये फैसला लिया कि हम पीएफआई को बैन करेंगे क्योंकि इस तरह का देश विरोधी संगठन जो आतंकवादियों की ट्रेनिंग दे रहा हो, देश के अंदर बम ब्लास्ट करना चाहता हो, गृह युद्ध की तैयारी कर रहा हो और इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता हो, भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने का इरादा रखता हो, ऐसे संगठन को तत्काल बैन करेंगे। तब ये देश का विपक्ष कैसा गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो लालू प्रसाद कह रहे हैं ये तो सामाजिक संगठन है, ये तो आरएसएस को भी बैन करो, और ये कहते हैं आरएसएस पीएफआई से ज्यादा खतरनाक है। तो मैं लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं जो जमानत पर छूटे हुए हैं कि लालू प्रसाद जी जरा थोड़ा सांस आ गया आपको, हैं? जमानत पर छूटे हो, अभी सत्ता में बेटा मुख्यमंत्री के साथ बैठने लगा है उप मुख्यमंत्री बनकर, तो आप आरएसएस को पीएफआई से ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। जरा आप मुझे बता दीजिए कि आरएसएस ने कब किसी व्यक्ति ने जो आरएसएस से जुड़ा था संगठन के तौर पर, कि आरएसएस ने उसको भेजा हो कि फला की हत्या करे आओ, बताइए एक भी आप उदाहरण दीजिए कि आरएसएस नाम का जो संगठन है उस संगठन ने अपने व्यक्ति को भेजा कि इसकी हत्या कर दो, या कोई हत्यारा है और उसको पीछे से फंडिंग की हो, उसका केस लड़ रहे हो, बताइए एक भी उदाहरण। आरएसएस ने कभी किया हो कि कहीं सड़क पर धरना प्रदर्शन देश के विरुद्ध आरएसएस यदि कर रहा है और पीछे से उसको फंडिंग की जा रही है, एक भी उदाहरण बताइए लालू प्रसाद कि कहीं आरएसएस ने सड़कों पर ट्रैफिक रोककर जाम किया हो ट्रैफिक को और सड़कों पे आंदोलन किया हो।
देश के विरुद्ध पीएफआई ने किया, आरएसएस ने किया। तो आप बताइए, आपने किस बिना पे कहा कि आरएसएस ज्यादा खतरनाक है पीएफआई से? बैन करें इसको भी। क्या आपको समानता दिख रही है? क्या आरएसएस के किसी मुख्यालय पर, अब तो 2014 से मोदी आए हैं, लेकिन लालू प्रसाद जी, आप ही की बनाई हुई केंद्र सरकार, आप उसमें मंत्री रहे, रेल मंत्री, तो आपकी सरकार जब चल रही थी केंद्र में, आपने आरएसएस को यदि पीएफआई से ज्यादा खतरनाक पाया तो आपने आरएसएस के कार्यालयों पर क्यों नहीं रेड कराई, जिस तरह अब एनआईए ने पीएफआई के कार्यालयों पे की? क्यों नहीं कराई? और आपने क्यों नहीं बैन लगाया आरएसएस के ऊपर यदि वो पीएफआई से ज्यादा खतरनाक थी? कोशिश तो की, कांग्रेस ने 2-2 बार कोशिश की, लेकिन 2-2 बार कोर्ट से वो मुंह की खाई, क्योंकि आरएसएस के मुख्यालयों पर कहीं तलवार नहीं मिली, आरएसएस के मुख्यालय पर कहीं बम बनाने की सामग्री या उसका कोई खाका, उसकी विधि बनाने का कोई सामग्री नहीं मिली है। आरएसएस के लोग कहीं किसी हत्या में इन्वॉल्व नहीं मिले कि सामूहिक हत्या इसलिए कर दी जाए, उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, जाके उसकी हत्या कर दो। आरएसएस कोई सपोर्ट नहीं करता। आरएसएस का जो राजनीतिक विंग है वो बीजेपी है, तो बीजेपी कभी भी इस देश के टुकड़े करने का इरादा नहीं रखती, जबकि पीएफआई का जो राजनीतिक विंग है वो एसडीपीआई है, और एसडीपीआई की विचारधारा है कि इस देश में ज्यादा से ज्यादा अपने एमपी एमएलए हो, ताकि इस देश के टुकड़े किए जा सकें और इस देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। तब लालू प्रसाद यादव जी, आपने कैसे कह दिया कि आरएसएस पीएफआई से ज्यादा खतरनाक है? असली बात यह है कि इन लोगों को जिस तरह की यह दिक्कत है, दिक्कत असली यह है कि आतंकवाद पर लगातार प्रहार हो रहा है, ऐसी शक्तियों पर प्रहार हो रहा है जो देश के विरुद्ध काम कर रही हैं, जो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है। और मेरे पास एक रिटायर आईबी अफसर ने बताया है, बाकायदा उसने कहा कि नीतीश कुमार ने जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, ऑफ इंडिया पर बोला है उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन किया है, इसके पीछे पीएफआई का भारी दबाव था कि या तो आप छोड़ दीजिए, गठबंधन छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण नीतीश कुमार बाबूजी ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी का साथ पकड़ा है। इनका इरादा है, एसडीपीआई का क्योंकि इरादा है और लक्ष्य है कि बिहार बांग्लादेश को मिलाकर के, बिहार और पश्चिम बंगाल को मिलाकर के एक वृद्ध बांग्लादेश बना दिया जाए और इसको बांग्लादेश में शामिल कर दिया जाए। लालू प्रसाद आरएसएस पर बैन लगाएंगे? लालू प्रसाद यादव जी, जवाब दीजिए। आप जमानत पे छूटे हैं, आपने आरएसएस के बारे में इस तरह की बातें बोली हैं, तो आप प्रूफ दीजिए, और नहीं तो लालू प्रसाद यादव पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी उम्र है, मैं कहता हूं कि इनके खिलाफ एक केस किया जाए आरएसएस की तरफ से कि आपने किस बिना पर कहा, सबूत दीजिए, वरना इनको जेल में डाला जाए। और ऐसे लोगों पर तरस खाने की जरूरत नहीं है जिन्होंने देश का लूट रखा है, ऊपर से एक गुर्राने का काम करते हैं। तुष्टीकरण के कारण किस तरह की हरकतें इन्होंने की है, इसका खुलासा आपको ये बाकी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरह से ये एक प्लानिंग का हिस्सा था कि देश के टुकड़े टुकड़े हों। और इन राजनीतिक दलों को केवल ये दिक्कत है कि इनकी जो प्लानिंग थी इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, उस पर मोदी जी ने ब्रेक लगा दिया है। बहरहाल ये सब बिलबिलाए हुए हैं और एक भी विपक्षी नेता ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, क्योंकि ये आतंकवाद पर प्रहार है, ना कि किसी विशेष धर्म पर, किसी विशेष व्यक्ति पर। जहां ओवैसी जी बोल रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है तो उसको पकड़ो, संगठन को बैन करने की क्या जरूरत है। ये पता था कि ये ऐसा बोलेंगे और इसीलिए सरकार ने 5 साल के लिए बैन किया है, ताकि उसमें जो अच्छे लोग हैं वो इसमें ना पिस जाएं। उनको सरकार कुछ नहीं कहेगी। यारो, आप देखेंगे भी कि 5 लाख मेंबर पीएफआई के पूरे देश में हैं, लेकिन अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है वो लगभग 200 से 250 हुई है, और यह संख्या 10,000 से ज्यादा मेरे ख्याल में तो कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इतने ज्यादा देश के गद्दार हमारे देश में नहीं है। 5 लाख पीएफआई के सदस्य जरूर हैं,
लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इसमें देश विरोधी एक्टिविटी और आतंकवादी विरोधी एक्टिविटी में जो लोग लगे हुए हैं वो 10,000 से ज्यादा नहीं है। तो सबको आप एक ही तराजू में पलड़े में ना तोलें और इस घटना को, पीएफआई बैन को मुस्लिम पर बैन, इस शब्द का इस्तेमाल ना करें जो कि ओवैसी जी कर रहे हैं। ये जहर डालने का काम कर रहे हैं, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं और ये मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं जो कि उनकी पुरानी आदत है। देश को ओवैसी, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस से सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी सत्ता प्राप्ति का जो सपना है वो आपसी लड़ाई, गृह युद्ध, कलेश, झगड़े, दंगे, इन्हीं के ऊपर चलती है। वंदे मातरम।